स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनानियों का सांस्कृतिक जीवन। यूनानी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता थी। इस समय यूनानियों ने सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न पक्षों कला, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, दर्शन आदि में सभी क्षेत्रों में विकास किया। यूनानी कला पर क्रीट और मिस्र की सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा। यूनानी कला का विकास 3 चरणों में हुआ। इसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला आर्केइक युग, जिसका समय 3400 से 1100 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय मीनोस और ईजियन सभ्यताओं का विकास हुआ। इस काल में उनकी कला प्रारंभिक रूप में थी। दूसरा है हेलेनिक युग। इसका समय 1100 से 323 ईसा पूर्व माना गया है। इस समय माइसीनी सभ्यता का विकास हुआ। इस काल में यूनानी कला अपने चरम विकास पर थी। तीसरा है हेलेनिस्टिक युग। इसका समय काल 323 से 30 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल में यूनानी कला पर विश्व के अन्य देशों का भी प्रभाव पड़ा। अब अध्ययन करेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में यूनानियों का विकास। यूनान में वास्तुकला का विकास मंदिरों के निर्माण में देखने को मिलता है। प्रारंभ में इनके निर्माण में ईंट और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और ये कलात्मक दृष्टि से ज़्यादा आकर्षक नहीं थे। यूनानियों ने क्रीट और मिस्र के संपर्क में आने पर इनके निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया। यूनानियों की वास्तुकला का वास्तविक निखार मंदिर निर्माण में दिखाई देता है। मंदिरों का निर्माण आयताकार आधार पर किया जाता था। मंदिरों के स्तंभ पूर्णतः अलंकृत रहते थे। यूनानी स्तंभों को भवनों की सौंदर्य वृद्धि का एक माध्यम स्वीकार किया जाता था। यूनान में भवन निर्माण के लिए कई शैलियों का प्रयोग किया जाता था। पहली है डोरिक शैली। इस शैली में निर्मित स्तंभ भारी भरकम तथा धारी वाले होते थे। इनका कोई आधार नहीं होता था। ये सीधे मंदिर के धरातल से जुड़े होते थे। ये स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले हो जाते थे और इनका ऊपर का भाग सादा होता था। किसी प्रकार का अलंकरण उन पर नहीं किया जाता था। डोरिक शैली का सबसे उत्तम नमूना पार्थेनॉन का मंदिर है। इसका निर्माण 581 ईसा पूर्व के लगभग कोरिन्थ नगर में किया गया था। यह मंदिर ठोस स्तंभों पर बनाया गया था। इसके स्तंभ लगभग 34 फुट ऊंचे हैं। इस मंदिर में कुल 46 स्तंभ हैं और यह आकार में आयताकार मंदिर है। इसका आकार 229 फीट लंबा और 100 फीट के लगभग चौड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इसमें एक स्थान पर एथेना देवी के जन्मदिन का समारोह दिखाया गया है और दूसरे स्थान पर युद्ध का चित्रण किया गया है। इस मंदिर में 42 फुट ऊंची एथना देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर यूनानी शासक पेरिक्लीज के समय बनाया गया। मंदिर की एथना देवी की मूर्ति फीडियस नामक मूर्तिकार ने बनाई। पार्थेनॉन मंदिर के निर्माण का श्रेय इक्टिनस और कैलिक्रेटिस को दिया जाता है। यह मंदिर पूरा का पूरा श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। दूसरा है आयोनिक या आयोनियन शैली। इस शैली के मंदिर के जो स्तंभ थे वो तिरछे आधार पर टिके हुए थे। ये स्तंभ हल्के, आकर्षक और लंबी धारी वाले होते थे। ये इस शैली के मंदिर पतली मीनारों से सजाए जाते थे। इन पर पतली मीनारें बनाई जाती थी। जब यूनान पर पारसिक आक्रमण हुए उसके बाद आयोनियन कलाकारों के आगमन से यूनान में आयोनिक शैली का प्रचलन हुआ। इरेक्थियम का मंदिर इस शैली का उत्तम उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है कोरिन्थ शैली। इस शैली का जन्म कोरिन्थ में हुआ। इसका उत्तम उदाहरण एथेंस का चौरागण पर्वत है। इसे लिसिक्रट्स का स्मारक भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 330 ईसा पूर्व के लगभग कराया गया। हेलेनिस्टिक युग में संग्रहालय, व्यायामशालाएं, खेल भवन और नृत्य गृह बनाए गए। दीवारों पर भी चित्र बनाए गए और भवनों के फर्श पर भी सुंदर चित्रकारी की गई थी। भवनों के स्तंभों को अच्छी तरह से चित्रित किया गया था।
नेक्स्ट है मूर्तिकला। लोह युग में यूनान में मूर्तिकला का भी विकास हुआ। इस समय के कलाकारों ने कांसा, पत्थर, संगमरमर, लकड़ी, हाथी दांत से सुंदर मूर्तियां बनाई। ये मूर्तियां मानव, देवता और पशु पक्षियों की थी। मूर्तिकला को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। पहला है आर्गेइक युग। इस समय में कठोर पत्थर की मूर्तियां बनाई गई और ज़्यादातर देवताओं की पूजा करती हुई स्त्रियों की मूर्तियां बनाई गई थी। अधिकतर जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो डेफली नगर में इस समय की रथवान की मूर्ति है। इसमें सारथी को लगाम पकड़े दिखाया गया है और यह कांसे की बनाई गई है। इसमें रंगों का भी प्रयोग किया गया है। यूनानी मूर्तिकला का चरम विकास पेरिक्लीज के युग में हुआ। इस समय सोने, कांसे, हाथीदांत और संगमरमर की मूर्तियां बनाई गई। मनुष्य और पशु दोनों की ही इस समय मूर्तियां बनाई गई थी। पेरिक्लीज युग में मूर्तिकला के कई संप्रदाय थे, जैसे रेजियम, सिस्योन, आर्गोस, इजाइना, एट्टिका। रेजियम संप्रदाय में सर्वाधिक जो ख्याति प्राप्त की वो पाइथागोरस ने की। पॉलीक्लिट्स नामक मूर्तिकार ने 422 ईसा पूर्व में सोने और हाथी दांत की सहायता से हेरा की एक मूर्ति बनाई थी। कहा जाता है कि इसने एफेसस में आयोजित एक प्रतियोगिता में मूर्तिकार फीडियस को भी हराया था। इसे खिलाड़ियों की मूर्तियां बनाने में अधिक आनंद आता था। इसने कांसे की खिलाड़ियों की मूर्तियां बनाई। माइनर नामक मूर्तिकार ने 476 ईसा पूर्व डिस्कस फेंकते हुए खिलाड़ी की मूर्ति बनाई। इसमें मांसपेशियों का उभार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसने एथेना देवी की भी मूर्ति बनाई थी। पेरिक्लीज युग के मूर्तिकारों में सर्वाधिक प्रसिद्धि फीडियस ने प्राप्त की। इसकी वास्तविक कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन पार्थेनॉन के मंदिर में मिलता है। फीडियस ने इस मंदिर की देवी एथेना की मूर्ति बनाई थी, जो लगभग 42 फीट ऊंची है और हाथीदांत तथा सोने से बनाई गई है। फीडियस ने एथेनी प्रोमकोज नाम से दूसरी कांस्य मूर्ति बनाई, जो अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 21 मीटर ऊंची बनाई गई है। हेलेनिस्टिक काल में व्यक्तिवाद की जगह प्रकृति को मूर्तिकला की विषय वस्तु बनाया गया। जोकुन नामक मूर्ति में अपोलो देवता के भक्त और उसके 2 पुत्रों पर सर्प द्वारा आक्रमण करते दिखाया गया है। नेक्स्ट है चित्रकला। यूनानी चित्रकला के विकास में विभिन्न चरणों में विकास हुआ। विकास के प्रथम चरण में इसका प्रयोजन बर्तनों, भांडों को अलंकृत करना था। इसके बाद चित्रकला का उपयोग भवनों और मूर्तियों को अलंकृत करने में किया जाने लगा। 4वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग चित्रकला का उपयोग घरेलू और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं में किया गया, जिससे इसका महत्व कम हो गया। यूनानी चित्रकला का पूर्ण विकास पेरिक्लीज युग में हुआ। इस समय यहाँ चित्रकला की 3 विधियाँ प्रचलित थी। पहला है फ्रेस्को। इस विधि में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे। दूसरी विधि है डिस्टेम्पर। इस विधि में रंगों को अंडे की सफ़ेदी के साथ मिलाकर गीले कपड़े या बोर्ड पर चित्र बनाए जाते थे। तीसरी विधि है एनकॉस्टिक विधि। इस विधि में रंग को पिघले हुए मोम के साथ मिश्रित करके चित्र बनाए जाते थे। पेरिक्लीज युग के चित्रकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार पॉलीगनोट्स था। उसने ट्राय के विनाश का चित्र बनाया। इस चित्र में विजय रात्रि में हुए हिंसा और रक्तपात का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। इसी में दूसरी ओर प्रातःकाल विजेताओं द्वारा युद्ध भूमि को खाली कर दिए जाने पर अजीब सी शांति दिखाई देती है। ज्यूक्सिज नामक चित्रकार ने हेलेन का चित्र बनाया और एक अंगूरों का गुच्छा भी इसने बनाया। परेशियस नामक चित्रकार अपने आप को चित्रकारों का राजकुमार कहता था। इसने धावक का एक चित्र बनाया। सिकंदर के समय एपिलस नामक चित्रकार ने एक चित्र शिक्षा विद्यालय भी खोला। अब है इतिहास लेखन। हेरोडोटस जो यूनान का रहने वाला था, उसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री से उसका अभिप्राय खोज और अनुसंधान से था। वह राजनीतिक क्रियाओं में अधिक भाग लेता था।
और चाचा की राजनीतिक में सक्रियता के कारण हेरोडोटस को 32 वर्ष की आयु में देश निष्कासन का दंड दिया गया। इस समय इसने अनेक देशों की यात्रा की। इसके विवरण से मिस्र और पौराणिक काल से पारसिक युद्ध तक के यूनानी इतिहास की जानकारी मिलती है। हेरोडोटस ने अपने पुस्तक में विभिन्न देशवासियों के रहन सहन, वेशभूषा, कला, साहित्य, दर्शन और ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है थ्यूसिडिडीज। यह एक वैज्ञानिक इतिहासकार था। आर.जी. कोलिंगवुड ने इन्हें मनोवैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा है। 36 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक सैनिक अभियान का नेतृत्व सौंपा गया था। उस अभियान में देर के कारण ये असफल हो गया ये अभियान, और इस असफलता के कारण थ्यूसिडिडीज को देश निष्कासन का दंड दिया गया। इन्होंने द पेलोपोनेशियन वार पुस्तक की रचना की। इसने अपनी पुस्तक की रचना वहीं से शुरू की जहां से हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ को समाप्त किया था। इसने ऐतिहासिक घटनाओं के पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए उन्हें प्रस्तुत किया था। इसलिए एक वैज्ञानिक इतिहासकार के रूप में थ्यूसिडिडीज ने जो कुछ भी लिखा उसकी प्रामाणिकता, यथार्थता, निष्पक्षता संदिग्ध रहित है। इसलिए इन्हें वैज्ञानिक इतिहासकार कहा जाता है। नेक्स्ट है जेनफन। यह भी यूनान का एक इतिहासकार था। इसने मेमोरेबिलिया और हेलेनिका नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध इसमें हेलेनिका है। थ्यूसिडिडीज ने जहाँ पर अपने इतिहास का समापन किया था वहीं से जेनफन ने अपने इतिहास का हेलेनिका में शुरू किया, और इसने मैटिनी के युद्ध तक का विवरण दिया है जिसमें इसके पुत्र ग्रिल्स की वीरगति प्राप्त हुई थी। मेमोरेबिलिया में इसने सुकरात के जीवन का वर्णन किया है। नेक्स्ट है भाषण लेखन। 4वीं सदी ईसा पूर्व यूनान में भाषण लेखन भी एक व्यवसाय बन गया। आइसोक्रेट्स एक प्रसिद्ध भाषण लेखन था। ईसा पूर्व 391 में एथेंस की प्रसिद्ध भाषण संस्था की इसने स्थापना की। इसके प्रसिद्ध भाषणों में अगेंस्ट द सोफिस्ट और ऑन द पीस प्रमुख थे। नेक्स्ट है विज्ञान। प्राचीन यूनान में गणित शास्त्र का जन्मदाता मिलिट्स निवासी थेलीज को माना जाता है। इसने मिस्र में रहकर गणित शास्त्र विशेषकर ज्योमिति का अध्ययन किया, और जिसके आधार पर इसने कई ज्योमितीय सिद्धांतों का प्रवर्तन किया। थेलीज ने बीजगणित के सिद्धांतों को भी विकसित कर लिया था। गणित के क्षेत्र में पाइथागोरस ने भी कार्य किया। इसने संख्या के सिद्धांत का आविष्कार किया तथा इसे सम, विषम, अभाज्य, पूर्ण, यौगिक आदि श्रेणियों में विभाजित कर दिया। अबदेरा के डिमाक्रिट्स ने ज्योमिति में सफलता प्राप्त की। इसने 4 पुस्तकें लिखी। शंकु एवं पिरामिड के क्षेत्रफल निकालने की विधि इसने आविष्कृत की। बिल ड्यूरेंट ने कहा है कि यूनानी जितना गणित में पीछे थे उतना ही ज्योमिति में आगे। नेक्स्ट है ज्योतिष। 5वीं सदी ईसा पूर्व यूनानियों ने ज्योतिष में भी प्रगति की। एम्पिडोक्लीज ने बताया कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लगता है। इसने विश्व को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से निर्मित बताया। एलिया के निवासी पार्मेनिडीज ने पृथ्वी को गोल बताया, और उसने बताया कि चंद्रमा का प्रकाशित भाग सदा सूर्य की ओर रहता है, अर्थात वह सूर्य से ही प्रकाशित होता है। थीव्स निवासी फिलालोस ने पृथ्वी की कल्पना एक ग्रह के रूप में की। ल्यूसिपस ने सितारों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। डिमोक्रिट्स ने आकाशगंगा को लघु सितारों का समूह बताया था। एनाक्सागोरस ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के ठीक कारणों का भी इसने पता लगाया। वह जगत को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से निर्मित मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। यूनान में जीव विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा एनेक्सीमेंडर द्वारा मिली थी। इसने जीवों के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रारंभ में सभी जगह जल ही जल था तथा प्रारंभिक जीव इसी में रहता था। जैसे जैसे जल घटता गया कुछ नवीन जीव वातावरण में रहने लगे। यही बाद में स्थलीय प्राणी बन गए। मनुष्य का विकास भी इन्हीं प्राणियों से हुआ।
एनेक्सीमेंडर मनुष्य एवं स्थलीय प्राणियों का उद्भव एवं विकास मछली से मानता था। यूनान में जीव विज्ञान का वास्तविक संस्थापक अरस्तु को माना जाता है। उसने विभिन्न कीट पतंगों का रूपांतरण, सर्प मीन की प्रजनन प्रकृति, डॉग फिशेज के भ्रूणीय विकास से संबंधित सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट पॉइंट है औषधि शास्त्र। औषधि शास्त्र का वास्तविक जन्मदाता एम्पिडोक्लीज था। उसने बताया कि रक्त हृदय से और उसकी ओर प्रवाहित होता है। त्वचा के जो सूक्ष्म छिद्र हैं वो श्वास क्रिया में सहायक हैं, सांस लेने में सहायक होते हैं। अल्कमेयन नामक विद्वान ने प्रतिपादित किया कि विचारों का केंद्र मस्तिष्क है। इसने निद्रा प्रक्रिया का पता लगाया और पशुओं की शल्य चिकित्सा भी प्रचलित की। औषधि शास्त्र से संबंधित इसकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन नेचर है। एशिया माइनर में स्थित नीड्स के यूरिफ्रोन ने प्लूरिसी को फेफड़ों की बीमारी तथा कब्ज को अनेक व्याधियों का कारण बताया। हिप्पोक्रेटिस ने औषधि शास्त्र पर लगभग 60 पुस्तकों की रचना की। वह रोगों का कारण प्राकृतिक मानता था। उसका कहना था कि शरीर रक्त, श्लेष्मा, पीत पित्त और कृष्ण पित्त इन 4 रसों से बना है। जब इन 4 रसों का संतुलन बिगड़ जाता है तो मनुष्य बीमार पड़ता है। उचित और संतुलित आहार लेने से इनका संतुलन बना रहता है। इसे अनेक संक्रामक रोगों की भी जानकारी थी। सर्वप्रथम इसी ने व्यावसायिक शपथ प्रचलित की, जिसे आज हिप्पोक्रेटिस शपथ नाम दिया गया, जिसे आज भी श्रद्धेय माना जाता है। व्यावसायिक शपथ हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके सामने लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था यूनानी कला और ज्ञान विज्ञान का विकास। दर्शन से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में डाला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।